नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। आज उत्तर प्रदेश की जो सीरीज है वो लगभग अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के जो क्रांतिकारी हैं, उन क्रांतिकारियों के महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। कौन कौन क्रांतिकारी ऐसे थे जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो ये सीरीज जो है बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आज क्रांतिकारी जो यूपी के हैं, जो आप चलचित्र में देख रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। ये सभी क्रांतिकारियों के बारे में हम आज जानेंगे। संग्राम का केंद्र उत्तर प्रदेश। अगर हम क्रांतिकारी की ना बात करते हुए अगर बात करें, क्रांति की बात कर लें थोड़ा सा, हम लोग अगर करना चाहें तो 1857 की एक बड़ी क्रांति जो घटित हुई थी, 1857 वाली क्रांति, उसका अगर बात करें कि शुरुआत, हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति। इसकी अगर हम शुरुआत करें तो 10 मई 1857 की बात है, जब ये क्रांति जो है मेरठ के 20वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया था। तो 1857 की जो क्रांति है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो भी हमारे उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है, मेरठ जिले से 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों द्वारा इस क्रांति की शुरुआत करी। यही सिपाही थे जो दिल्ली कूच किए और दिल्ली जाकर 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित करने की हिमाकत करी, उस टाइम पर अंग्रेजों के समय। तो इतना जो जिगर कलेजा था वो उत्तर प्रदेश के मेरठ वालों का था, जिन्होंने क्रांति की शुरुआत करी थी। तो उत्तर प्रदेश हमेशा से क्रांति का और क्रांतिकारियों का, चाहे राजनेताओं का हो, चाहे सक्रिय राजनीति हो या ज्यादा प्रधानमंत्री देने की बात हो, वो सब कुछ है उत्तर प्रदेश। जीत की जो रास्ता है, दिल्ली का जो रास्ता है, वो यूपी से होकर जाता है, जहां पर 80 लोकसभा सीटें आती हैं। कौन पार्टी सत्ता में रहेगी, किस पार्टी को बहुमत रहेगा, कि कौन सी सरकार गठबंधन की बनेगी, कौन सी सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी, ये सब डिपेंड करता है उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बुद्धिजीवी राजनीतिक परिचर्चा में माहिर, यहां पर गांव और गली में जो भी निवास करते हैं वो भी आंकड़े बता देते हैं कि कौन सी हवा चल रही, कौन जीतने वाला है। तो यहां पर किसी विश्लेषक की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे गांव चलचित्र मोहल्ले में रहने वाले वो बड़े ही पुरोधाएं राजनीति को बहुत ही पारखी नजरों से समझते हैं हमारे क्षेत्र के लोग। तो ये जो क्रांति का संग्राम जो हुआ था वो मेरठ से शुरू हुआ। हमें केवल पढ़ना है क्रांतिकारियों के बारे में, तो हम देख रहे हैं चलचित्र में मंगल पांडे जी जो हैं, 1857 की क्रांति का जो पहला बिगुल, जो आग, जो चिंगारी छोड़ी थी, वो मंगल पांडे द्वारा ही छोड़ी गई थी। मंगल पांडे जी जो हैं, ये पांडे जी रहने वाले कहां के हैं? मंगल पांडे, ये जो पांडे जी हैं ये बलिया के मूल निवासी हैं। बलिया के मूल निवासी हैं। बलिया की बात करें तो चित्तू पांडे, मंगल पांडे, यानी जो बलिया है वो पांडे लोगों के लिए बड़ा ही फेमस इलाका, बड़े ही साहसी यहाँ के पांडे हुए हैं। तो मंगल पांडे पंडित जी को पता चला कि उनको जो कारतूस प्रयोग कर रहे हैं वो चर्बी युक्त है, उसमें गाय और सुअर की चर्बी है। अंग्रेज अधिकारियों का कहना न मानते हुए उन्हीं पर फायर कर दिया। और ये जो घटना घटी ये 29 मार्च 1857 की घटना है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने क्रांति की चिंगारी माचिस जलाकर रख दी थी और बाद में इनको गिरफ्तार किया गया। 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 को फांसी।
दूसरी बात अगर देखें तो मंगल पांडे जी जो हैं वो 34वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ये कहां पर थे? तो इनकी पोस्टिंग बैरकपुर। बैरकपुर कहां पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। तो ये रहने वाले तो बलिया के थे, पर इनकी पोस्टिंग कहां पर थी? बैरकपुर बंगाल में थी। पश्चिम बंगाल में बैरकपुर पड़ता है। और ये किस बटालियन में थे? तो ध्यान देना आप लोग बच्चों, ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। जबकि मेरठ में जो बिगुल फूकने वाली जो कंपनी थी, बटालियन थी, उसका नाम था 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। लेकिन मंगल पांडे जी जो हैं वो रहने वाले मूल जनपद जो है उनका बलिया का है, पर वो पोस्टिंग कहां थी उनकी? बैरकपुर में थी। अगली सीरीज पर चलते हैं। चित्तू पांडे, बलिया का शेर। ये बलिया का ऐसा वैसा शेर नहीं, ये उस टाइम का शेर है जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उस भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर अंग्रेजों को बलिया से खदेड़ दिया और उनको मजबूर कर दिया वो चित्तू पांडे का शासन मानने के लिए। एक समानांतर सरकार का गठन किया। भारत छोड़ो आंदोलन में 3 ऐसे स्थान थे जहां पर अंग्रेजों का शासन नहीं था। वो था सतारा, वो था बलिया, वो था तामलुक बंगाल में। सतारा आप जानते होंगे कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो 3 ऐसे स्थान थे जहां पर अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया था, वहां पर स्वतंत्र सरकारें बनाई गई थी, जिसे समानांतर सरकार कहा जाता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार बनाई गई थी वो बलिया का शेर, वो है सामने आपके, वो है चित्तू पांडे। समानांतर सरकार का गठन किया था, सरकार का गठन किया था 1942 में। इन्हें शेरे बलिया के नाम से भी कहा जाता है। फिर चलते हैं हम उत्तर प्रदेश के अगले पंडित जी से मिलते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी, जिनका खुद का एक गीत है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। तो ये जो काकोरी कांड की जो घटना घटी, ये काकोरी कांड की घटना के मुख्य अभियुक्त मानते हुए इनको गिरफ्तार किया गया। योगी सरकार ने काकोरी कांड को काकोरी कांड नहीं, काकोरी एक्शन डे कहा है। तो काकोरी कांड जो है, काकोरी एक्शन डे जो है, ये घटना कब घटी थी? ये घटना घटी है बच्चों 9 अगस्त 1925 को। ध्यान देने वाली बात, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, इसको आप ध्यान दें, अगर ध्यान दिया हो या ना दिया हो, पर ये ध्यान देने वाली बात है। आज ध्यान देते हैं। 9 अगस्त 1942 को ये घटना घटी, या एक्शन डे काकोरी कांड का था। एक हमारे देश में आंदोलन खड़ा हुआ 9 अगस्त 1942 को। ये आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसकी, किस आंदोलन की, किस घटना की, किस एक्शन की बरसी पर मनाया गया था? तो काकोरी कांड की बरसी पर मनाया गया था। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इससे बचने के लिए अंग्रेजों ने पहले ही एक त्वरित कार्यवाही करी, ऑपरेशन जीरो हावर, और उसके तहत अधिकांशतः जो नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था वह नेतृत्व विहीन आंदोलन हो गया था। तो जो काकोरी कांड की जो घटना है, ये लखनऊ से सहारनपुर जा रही एक ट्रेन डाउन एक्सप्रेस नाम की जो ट्रेन है, उससे सोना लूटने की एक घटना को अंजाम देना था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और बिस्मिल के साथ अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह भी शामिल थे। ये सभी जो मेंबर हैं एक संस्था से जुड़े हुए हैं। उस संस्था का नाम है, उस पार्टी का नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन
HRA जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना 1924 में चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र सान्याल ने 1924 में कानपुर में की थी, कानपुर नगर। ये जो पार्टी बनाई गई थी ये कानपुर के फूलबाग में बनाई गई थी, 1924 में बनाई गई थी, चंद्रशेखर आजाद द्वारा बनाई गई थी। 1928 में इसमें भगत सिंह जुड़ जाते हैं, तब इसका नाम हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी बनी, 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी बनी, 1924 में बनी है। भगत सिंह शामिल हो जाते हैं तो इसका नाम हो जाता है HSRA नाम हो जाता है, लेकिन यह घटना है 1928 की। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी जो हैं वो गोरखपुर के रहने वाले हैं, और बिस्मिल साहब किस घटना को अंजाम दिए थे? काकोरी एक्शन डे को। ये किस पार्टी के सक्रिय सदस्य थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। फिर हम चलते हैं चंद्रशेखर आजाद। तो आजाद जी के बारे में अभी मैंने बताया। आजाद जी बहुत ही छोटे अवस्था में थे, जब बालक थे, लगभग 15 साल के थे। अंग्रेजों ने एक घटनाक्रम में इनको गिरफ्तार कर लिया, और जब गिरफ्तार करते हैं तो इनसे नाम पूछते हैं, तो ये नाम बताते हैं कि हमारा नाम क्या है? आजाद है। माँ का नाम पूछा तो भारत बताया। फिर भी अंग्रेजों ने छोटे से बच्चे को 15 कोड़े लगाने का आदेश दिया गया। हर बार उन्होंने उस कोड़े की पीड़ा को में हर बार जय घोष करते रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आजाद वो व्यक्ति हैं जो हमेशा आजाद रहे, अंग्रेज इन्हें कभी गिरफ्तार नहीं कर पाए। आजाद जी का अगर बात करें जन्म कहां हुआ था, तो मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है झाबुआ। झाबुआ में जन्म है। तो झाबुआ में जन्म लिया था चंद्रशेखर आजाद ने। और पार्टी अभी बताई मैंने, कौन सी पार्टी बनाई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। कब बनाई थी? 1924 में। 1928 में भगत सिंह के आने से ये जो हुआ था, भगत सिंह कहां आए थे? दिल्ली। आने से इसका नाम बदल दिया गया, नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी। एक दिन प्रयागराज पहुंचते हैं चंद्रशेखर जी, और चंद्रशेखर जी जब पहुंचते हैं प्रयागराज, और प्रयागराज जाने से होता क्या है? वो आनंद भवन में पंडित नेहरू से संवाद करते हैं, कुछ धनराशि की मांग करते हैं। अल्फ्रेड पार्क में थे, जिसे आजकल नाम चंद्रशेखर पार्क हो गया है। वहीं पर अंग्रेजों ने इनको घेर लिया। इनके रिवाल्वर पर 6 गोलियां थी, और 5 गोलियों से उन्होंने सटीक निशाना लगाते हुए 5 अंग्रेजों को भूलोक से ऊपर उठा लिया इन्होंने। और आजाद ने कहा कि अब समय आ गया है कि अब आजाद रहे और अंग्रेजों के हाथ ना आए। अंतिम गोली अपनी कनपट्टी पर लगा ली, और ये देश की मातृभूमि की लड़ाई करता हुआ ये वीर सपूत आज शहीद हो गया। इस दिन 27 फरवरी 1931 की तिथि है, जब चंद्रशेखर हमारे और आप सबके बीच नहीं रहे। तो ये क्रांति के अलग जगाने वाले चंद्रशेखर आजाद जी की आप तस्वीर देख रहे होंगे। अब चलते हैं हम हमारे उत्तर प्रदेश में जो महिला क्रांतिकारियों में हैं, उसमें से बेगम हजरत महल, और बड़ा एक नाम है जिनका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। इनके अगर हम देखें, जन्म की बात देखें, तो जन्म कहां हुआ था इनका? बनारस में जन्मी है। और इनका जो
बचपन बीता है वो कानपुर में बिठूर में बीता। इनका जो विवाह हुआ था वो झांसी में हुआ और शासिका भी झांसी की थी, पर इनकी जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु कहां पर है, इनकी समाधि कहां पर है, ग्वालियर में है। ग्वालियर, ग्वालियर कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। तो रानी लक्ष्मीबाई, इनका वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम इनका नाम है छबीली, छबीली बाई। इन्हें कहते हैं मनु, इन्हें कहते हैं मणिकर्णिका, मणिकर्णिका आदि इनके उपनाम है। 1857 की क्रांति में जब झांसी का विलय 1853 में कर लिया गया तो अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और अंग्रेजों को हताश निराश कर दिया। अंतिम अवस्था में ये वीर गति को प्राप्त करती हैं और यहां पर जो अंग्रेज सेना अधिकारी भेजा गया था जनरल हीरोज, वो कहने पर मजबूर हो जाता है। ये जो क्रांति के लड़ाके थे उस लड़ाकों में केवल हमको एक मर्द मिली, वो मर्द शब्द की जो बात करता है वो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में प्रयुक्त करता है। तो रानी की अगर समाधि की बात करें तो कहां पर है, ग्वालियर में है। जन्म कहां हुआ था, बनारस में हुआ था। अगले जो व्यक्ति हैं वो गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी की बात करें तो ये अपनी अपनी अलौकिक प्रतिभा के धनी, अपनी पत्रकारिता से जान डालने वाले व्यक्ति, ये हिमाकत करी इन्होंने जो काकोरी कांड की जो घटना हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल की पूरी जीवनी छाप दी। उस टाइम पर कोई भी संपादक, कोई पत्रकार ऐसा नहीं कर पा रहा था जो अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर कुछ ऐसा कर सके। तो एक समाचार पत्र के संपादक थे, समाचार पत्र के संपादक, जिसका नाम था प्रताप। इन्होंने 1913 में पढ़ाना 12 में छोड़ा और 13 में इन्होंने क्या कर दिया, एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था प्रताप। और ये जो प्रताप समाचार पत्र है एक साप्ताहिक समाचार पत्र है, इसका संपादन उन्होंने कहां से किया था, कानपुर से किया था। तो बड़े ही इनके नाम पर हमारे कानपुर में एक मेडिकल कॉलेज और बहुत सारे हमारे यहाँ आप खादी आश्रम के नाम से भी कई सारे संस्थान इनके नाम पर। तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी से जो पूछेगा वो प्रश्न है कि प्रताप समाचार पत्र किस के द्वारा संपादित किया गया था। दूसरा है अशफाक उल्लाह खां साहब। अशफाक उल्लाह खां साहब राम प्रसाद बिस्मिल के साथ काकोरी कांड की घटना में शामिल हुए और ये हमारे देश में बहुत ही जो चुनिंदा जो क्रांतिकारी हैं और मुस्लिमों का उस क्रांति में भाग लेना, देश की आजादी में पार्टिसिपेट करना, उनमें जो सिरमौर हैं वो हैं अशफाक उल्लाह खां साहब। इनको योगी आदित्यनाथ सरकार ने गोरखपुर में एक प्राणी उद्यान बनाया है। प्राणी उद्यान मतलब चिड़ियाघर। ये प्राणी उद्यान जो है उसका नाम रखा गया है अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। ये कहां पर है बच्चों, तो गोरखपुर में। हमारे उत्तर प्रदेश में 3 प्राणी उद्यान है, कानपुर, लखनऊ और अब गोरखपुर में। तो कुल कितने हैं, 3 हैं। अब चलते हैं मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय के बारे में। तो पहले हम मिलते हैं मोतीलाल नेहरू के बारे में। तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी की बात करें तो एक संविधान बनाने का प्रयास किया जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की गई थी, 1928 में। इरविन के समय इन्होंने भारत में जो चैलेंज था, इरविन का एक सचिव था जिसका नाम था लॉर्ड बर्केनहेड। उसने कहा कि अगर कोई भारतीय अपना संविधान बना सके तो बनाकर हमको दस्तावेज दे। उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए 90 दिन के अंदर एक संविधान का मसौदा तैयार किया। उसी मसौदे को जाना गया नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इन्होंने इलाहाबाद में इनका जो गृह आवास है उसे कहते हैं आनंद भवन कहते हैं। ये आनंद भवन कहां पर है, प्रयागराज जिले में है। अगर बात करें तो एक पार्टी है, उस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की जो स्थापना है, इस स्वराज पार्टी बनी है 1923 में और इस पार्टी को बनाने वाले 2 लोग हैं। एक व्यक्ति का नाम है चित्तरंजन दास मुंशी। आपको कमेंट करके बताना है चित्तरंजन दास मुंशी किसके राजनैतिक गुरु थे। और दूसरे व्यक्ति हैं, उनका नाम है मोतीलाल नेहरू जी। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मुंशी ने
प्रयागराज जिले में 1923 में एक पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। मूलतः इसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, लेकिन गांधी जी के विशेष अनुरोध करने पर इस स्वराज पार्टी का बाद में विलय हो गया। ये कांग्रेस का विंग बन गई, कांग्रेस का ऐसा विंग जो चुनाव में भाग लेती थी। फिर चलते हैं हम मदन मोहन मालवीय। ये मदन मोहन मालवीय जो है, इन्हें कहा जाता है महामना कहा जाता है। महामना इनकी उपाधि है, और ये उपाधि जो है ये दी थी महात्मा गांधी ने। तो गांधी जी बहुत ही प्रभावित थे मदन मोहन मालवीय से, तो इनको महामना की उपाधि दी। अब बात है कि एक है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने कर्मयोगी कहा था। क्या कहा था? कर्मयोगी की उपाधि दी थी। तो मदन मोहन मालवीय जो है वो एक पार्टी बनाए, उस पार्टी का नाम था हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की स्थापना करी गई थी 1915 में। इसके संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय स्वयं इसके संस्थापक थे। पंडित जी की अगर बात करें तो एनी बेसेंट द्वारा बनाया गया सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो बनारस में हिंदू सेंट्रल कॉलेज था, 1997-98 हिंदू सेंट्रल कॉलेज खोला गया था। उस कॉलेज को बढ़ाने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने पूरे देश में घूम घूम कर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए चंदा इकट्ठा किया, और 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय था। केंद्रीय विश्वविद्यालय था। जबकि 1887 में डफरिन के टाइम पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय खोला गया था, पर वो राजकीय विश्वविद्यालय था, यह केंद्रीय विश्वविद्यालय था। इसका जो पहला कुलपति था वो लॉर्ड हार्डिंग था। यही जब ये विद्यालय खोला जाता है, तब महात्मा गांधी पहली बार कोई भारत में सभा या गोष्ठी में भाषण दिए थे। तो महात्मा गांधी ने पहली बार भाषण कहां दिया था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जाकर पहली बार भाषण दिया था। और इसके कुलपति और इसके उद्घाटन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड था। इसी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो पंडित जी की बात करें तो ये जब चंदा मांगने जब निकले थे, तो ये चंदा मांगते मांगते वो हिंदू मुसलमान कुछ नहीं देख रहे थे, केवल उनको एक जुनून था कि विश्वविद्यालय खोलना है हिंदू के लिए। तो पहुंचते हैं हैदराबाद, और हैदराबाद के जो नवाब हैं उन्होंने पंडित जी को अपमानित करने के चक्कर में कहा कि हम भी दान देना चाहते हैं, हम अपने जूते दान करेंगे। पंडित जी ने जूते लिए और चल दिए बाजार, और बाजार में कहा कि ये नवाब के जूते हैं, नवाब के जूते हैं, और नवाब के जूतों की बोली लगाने लगे लोग, जिससे काफी ठीक ठाक पैसा मिला। इसके पश्चात नवाब को गलती का एहसास हुआ और पंडित जी को उचित सम्मान देते हुए विश्वविद्यालय बनाने के लिए धनराशि भी दी। तो ये ऐसे थे हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। पंडित जी की अगर बात करें तो पंडित जी द्वारा कई सारे ऐसे काम किए गए हैं जिनको हम देख सकते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, पंडित जी की अगर बात करें तो पंडित जी का पहला काम, पंडित जी का पहला जो महत्वपूर्ण काम है, गांधी जी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ महात्मा गांधी के साथ कहां गए थे? लंदन गए थे। जब गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे तो दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में एसएस राजपूताना जलपोष से महात्मा गांधी को बुलाया गया। उनके साथ जाने वाले दो लोग थे, एक सरोजनी नायडू भी गई थी और दूसरे मदन मोहन मालवीय गए थे। अब गांधी जी से के साथ तो सरोजनी नायडू जेल भी चली गई थी, आगा खां पैलेस जेल में, दोनों एक साथ बंद कर दिए गए थे।
तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें महात्मा गांधी के साथ कौन कौन गया था, तो उसमें सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय गए थे। फिर एक प्रमुख घटना अगले साल घटित होती है, वो घटना ऐसी है कि एक समझौता, इसमें दलितों को आरक्षण दिया जा रहा था। उस दलित आरक्षण के विरुद्ध महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन कर दिया था यरबदा जेल में। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ था, उसका नाम था पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट का जो दस्तावेज है, पूना पैक्ट में हुआ कब था, तो लिख लेंगे 26 सितंबर 1932 को यरबदा जेल, पुणे में पड़ती है, पूना में, यरबदा जेल में भीमराव अंबेडकर एवं मदन मोहन मालवीय ने साइन किए। मालवीय ने हस्ताक्षर किए। तो भैया यहां पर समझौता गांधी जी और अंबेडकर के मध्य हुआ है, पर गांधी जी की तरफ से साइन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, मदन मोहन मालवीय। जैसे अमृतसर की संधि हुई थी मिंटो प्रथम और रणजीत सिंह के मध्य हुई थी, पर वहां पर मिंटो प्रथम साइन करने न जाकर चार्ल्स मैटकाफ को साइन करने के लिए भेजा था। ऐसे ही मदन मोहन मालवीय जो है वो गांधी जी के प्रतिनिधि के तौर पर पूना पैक्ट में हस्ताक्षर किए थे। तो ये बड़ी प्रमुख घटना है। दूसरा अगर देखें 1909 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, 1918 में जो अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, 1933 में जो कलकत्ता में अधिवेशन था, ये तीनों अधिवेशन के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। अगर याद करो आप लोग, 1909 में मार्ले मिंटो बिल आया था। तो आपसे पूछे जब मार्ले मिंटो बिल भारत आया था उस समय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन था, तो मदन मोहन मालवीय। और मालवीय जी ने 1909 में उस पृथक निर्वाचन का विरोध किया था, पुरजोर विरोध किया था कि संप्रदाय के आधार पर देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए। 1918 में, पहले तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, और दूसरी बार जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, बच्चों ध्यान देना, पहली बार तो सबको पता है 1907, दूसरी बार जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1918 में किया गया था। उस टाइम पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मदन मोहन मालवीय। इस बार नरम दल बाहर हो गया था, 1907 में गरम दल को बाहर किया गया था, 1918 में कांग्रेस फिर से टूटी और नरम दल के लोग जो हैं वो बाहर हो गए। अगली प्रमुख बात है कि 1933 के जो अध्यक्ष हैं वो मदन मोहन मालवीय जी हैं, पर उनको हो जाती है जेल। तो 33 की जो कांग्रेस की बैठक है उसकी अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता करती हैं। 1933 में मदन मोहन मालवीय को जेल हो जाती है। जेल होने के कारण अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता करती है। यह गुप्ता नहीं तो गुप्त लिखा होगा, तो गुप्ता गुप्त बात एक ही है। तो ये इनके द्वारा। अब बात करते हैं इनके द्वारा कुछ समाचार पत्र चलाए गए हैं, वो समाचार पत्रों की बात करें तो एक है अभ्युदय। समाचार पत्र का नाम क्या है, अभ्युदय। दूसरा है लीडर। तीसरा है हिंदुस्तान। ये जो हिंदुस्तान जो समाचार पत्र आज आप पढ़ते होंगे, ये हिंदुस्तान समाचार पत्र के जो संपादक हैं, चलाने वाले थे, वो पहले व्यक्ति कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। इन्हीं के द्वारा एक समाचार पत्र चलाया गया था, उसका भी नाम लिख लेना, आप याद कर लेना, उसका नाम था मर्यादा। तो मर्यादा, हिंदुस्तान, लीडर, अभ्युदय, हिंदू महासभा जैसी पार्टियां बनाई भी किसने थी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसने खोला था, मदन मोहन मालवीय द्वारा खोला गया था। इसके अलावा अगर बात करें इंडियन यूनियन नामक समाचार पत्र के भी संपादक कौन थे, मदन जी थे। इंडियन यूनियन
अब एक दो बातें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे ही हमारे देश के जो सीएम बने हैं वो बनते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल आते ही 2014 में सीएन राव एक वैज्ञानिक थे, उनके साथ उस साल दो लोगों को भारत रत्न दिया गया था। तो वर्ष 2014 में 2014 में यहां पर नोट कर लेना आप लोग, मदन मोहन मालवीय को 2014 में भारत रत्न दिया गया। तो मदन मोहन मालवीय को जो महामना की उपाधि वो गांधी जी ने दी है। कर्मयोगी की उपाधि जो है वो दी किसने है? राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण दी है, जो देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। अब चलते हैं चाचा नेहरू पर, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इन पर हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, आप वो देख सकते हैं आप संविधानिक क्लास में। उनके पूरे प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान की सारी घटनाएं हम लोगों ने पढ़ी हैं, फिर भी कुछ घटना देख लेते हैं। नेहरू जी की अगर बात करें तो नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1929 में, 1936 में, 1937 में। तो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष। ये जो अध्यक्ष 3 बार बने हैं नेहरू जी, उसमें से 1929 का जो अधिवेशन है लाहौर वाला है। यहां पर इन्होंने एक नया काम किया था लाहौर अधिवेशन में, रात को 12 बजे झंडारोहण, दूसरा जनगण मन अधिनायक, जिसे हम राष्ट्रगान कहते हैं, रात में राष्ट्रगान, रात में राष्ट्रीय गीत गाया गया। और एक मांग करी गई थी, विशेष मांग, जिसे कहते हैं पूर्ण स्वराज की मांग। तो स्वराज की जो मांग है 1906 में हुई थी, और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा करी गई थी। 1937 की अगर बात करें बच्चों, तो 37 की प्रमुख बात है, 37 में कांग्रेस का 50वां अधिवेशन था, 50वां अधिवेशन। और यह अधिवेशन फैजपुर में हुआ, फैजपुर में पहला अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, जो गांव में हुआ था। तो कौन से क्रम का अधिवेशन गांव में बुलाया गया था? 1937 का फैजपुर अधिवेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह है पुस्तक। और यह पुस्तक इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब जेल में बंद किए गए थे, ये अहमदनगर जेल जो महाराष्ट्र में है, उसी जेल में रहते हुए ये पूरी पुस्तक उन्होंने पूरी करी थी। तो नेहरू जी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, 3 बार प्रधानमंत्री रहे, 16 साल कुछ महीने इनका कार्यकाल रहा। तो देश के पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब हमारे देश में जो दूसरे प्रधानमंत्री हैं वो हैं आपके सम्मुख, बड़े ही सादगी और सज्जन व्यक्ति, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी की बात करें तो रेल मंत्री जब हुआ करते थे, उस टाइम पर रेल दुर्घटना हो जाती है तो सारा दायित्व लेते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। इनके घर वाले जो इनकी माता है उनको भी नहीं पता था कि इनका जो बेटा है वो रेल मंत्री है। उनको केवल इतनी जानकारी है कि उनका बेटा जो है वो रेलवे में काम करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मां, अगर पता चल जाएगा कि रेल मंत्रालय है उसके पास, तो किसी न किसी को नौकरी लगाने की सिफारिश न कर बैठे, और मां को मना भी नहीं कर सकते हैं और अनुचित तरीके से किसी की भर्ती भी नहीं करा सकते हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की सीरीज में मैंने बताया था, जो लोग नए हैं वो जाकर देख सकते हैं, संविधान की आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। उसमें प्रधानमंत्री सीरीज में बाकायदे 1965 के युद्ध के बारे में बताया था। इन्होंने 1965 के युद्ध में भारत कमजोर पड़ता जा रहा था, तब इन्होंने बड़ा जिगरा दिखाते हुए, बड़ा हृदय करते हुए यहां पर भारतीय सेना को आदेश दिया कि पाकिस्तान में घुस कर मारना है। तब जाकर हमारा देश, जो पाकिस्तान ने कुछ क्षेत्र उस समय
अंदर प्रवेश कर गया था उसको पीछे ढकेल दिया और भारत लाहौर की ओर कूच कर गया। तो ये उसी युद्ध के दौरान उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और अगर बात करें शास्त्री जी के बारे में, तो शास्त्री जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जैसे महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, ऐसे गांधी जी के जो नारे हैं उसके विरोध में जाते हुए मरो नहीं मारो का नारा दिया था। ये नारा किसका था? लाल बहादुर शास्त्री का। मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो का नारा। इसी युद्ध के पश्चात एक बड़ी घटना घटती है। पाकिस्तान और भारत के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो ताशकंद जाते हैं 1966 में, और उसी ताशकंद जाने पर समझौता होने के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो विदेशी धरती पर किस प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हुई थी? विदेशी धरती पर तो विदेशी धरती पर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री जो विदेश में मरे। अभी तक सरकार कोई स्पष्ट नहीं कर पाई कि इनकी मृत्यु का कारण क्या था। बहुत देश को आजादी के 78 साल हो चुके हैं, पर अभी तक बहुत सारे लोगों की जनभावना है कि शास्त्री जी के साथ उस समय घटना क्या हुई थी। वो अपनी मृत्यु मरे थे या कोई संदिग्ध अवस्था पे मृत पाए गए या किसी बाहरी एजेंसी के द्वारा मारा गया। ये एक आज भी यक्ष प्रश्न है जिसकी जवाबदेही सरकारें तय नहीं कर पा रही हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु का राज है वो भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो ये दो ऐसे नेता जो देश के लिए बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ निष्ठावान नेता है, और ये बहुत ही जल्दी इस भूधरा को छोड़कर चले गए। शास्त्री जी की ईमानदारी की अगर बात करें तो जब विदेश यात्रा पर थे तो इनके कुर्ते फटे हुए थे, सदरी नई लिए हुए थे बेचारी। तो इनके जो पीए थे जब मीटिंग के लिए जा रहे थे तो बेचारा नया पीए था, उसको लगा कि शास्त्री के जो कपड़े हैं उसको चूहों ने कुतर दिया होगा। तो वो बेचारा सोचता है कि अब इतनी जल्दी कैसे व्यवस्था करें, पर शास्त्री जी को पता था कि फटे हुए हैं और उन्होंने बताया कि हमारी कुर्ता फटा है पर सदरी नहीं है। तो ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री ये देश को पहले, या बहुत ही कम देश में ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी की मिसाल होते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। देश में प्रधानमंत्री तो बहुत हुए हैं पर ऐसा प्रधानमंत्री केवल एक ही हुआ है जो लाल बहादुर शास्त्री जी। अब देखते हैं एक नजर में उत्तर प्रदेश को फिर से देख लेते हैं। तो मंगल पांडे जी हैं। विद्रोह की चिंगारी किसने फूंकी थी 1857 की? तो मंगल पांडे ने। चित्तू पांडे बलिया में समानांतर सरकार, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांति की ज्वाला, इन्हें कहते हैं काकोरी कांड। चंद्रशेखर आजाद क्रांति की ज्वाला, इनका संबंध हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। मोतीलाल नेहरू आनंद मठ स्वराज पार्टी, नेहरू रिपोर्ट। मदन मोहन मालवीय राष्ट्र के निर्माता, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, हिंदू महासभा 1915 में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र के निर्माता, और जो इन्होंने शुरू किया भारत में जो डैम बनाने को, डैमों को इन्होंने आधुनिक मंदिर की संज्ञा दी थी। औद्योगिक क्रांति लाने वाला नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज देश के पहले प्रधानमंत्री। लाल बहादुर शास्त्री जनता की आवाज, जय जवान जय किसान, इसी को बढ़ा दिया, जय विज्ञान कर दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने कर दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री भी कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब करी थी? 1916 में करी थी। मंगल पांडे जो हैं 1857 की क्रांति की चिंगारी, आग लगाने वाले व्यक्ति, शुरुआत करने वाले व्यक्ति, और शुरू घटना होती है 10 मई 1857 को मेरठ से। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड, और मोतीलाल नेहरू 1928 में नेहरू रिपोर्ट। 1929 में पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू, पिता पुत्र की जोड़ी। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क, जिसे आजकल चंद्रशेखर पार्क भी कहते हैं, वहां पर शहादत को प्राप्त किए। चित्तू पांडे समानांतर सरकार 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, इसमें जबरदस्त नारा दिया, आज भी लोगों की जबान पे लगा हुआ है।
जय जवान जय किसान। तो एक भूमि अनेक मार्ग, उत्तर प्रदेश की भूमि ने स्वतंत्रता संग्राम के हर रंग को जन्म दिया, विद्रोह से लेकर विधान तक और क्रांति से लेकर राष्ट्र निर्माण तक। इसकी विरासत हमें सिखाती है कि देशभक्ति का कोई रूप नहीं होता है। उत्तर प्रदेश संपूर्ण विरासत रखे हुए, चाहे वो संस्कृति की हो, चाहे वो ज्ञान की हो, यही तपोभूमि है तीर्थराज प्रयाग की, यही है शिव के पावन धरा की, यही भूमि है जहां राम पैदा हुए, यही भूमि है जहां पर कृष्ण पैदा हुए। यहां पर वास करने के लिए शिव को भी मजबूर होना पड़ा। शिव को काशी में घुसने के लिए दिवोदास को अनीत करने पर मजबूर करना पड़ा। तो ये धरा उत्तर प्रदेश की, जहां पर बहुत सारे नेता हम इस सीरीज में छोड़े हैं, पर हम नेता की बात नहीं कर रहे थे, हम क्रांतिकारी की बात कर रहे थे। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह हो, या चंद्रशेखर हो, या अटल बिहारी वाजपेयी की भी कर्म भूमि रही हो। तो ऐसे बहुत सारे नेता उत्तर प्रदेश ने दिए हैं, जो राष्ट्र के निर्माता और राष्ट्र को संचालन करने वाले निकले हैं, वो उत्तर प्रदेश से ही निकले हैं। देश के दूसरे गृह मंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। तो बहुत ऐसे नेता, ऐसे क्रांतिकारी दिए हैं, वो धरा उत्तर प्रदेश है, जहां पर गौतम बुद्ध को भी जन्म लेना पड़ा, यहां पर महावीर स्वामी को भी जन्म लेना पड़ा। ज्ञान देने के लिए नए नए धर्मों का उद्भव हुआ, और समाज को एक अच्छा संदेश देने के लिए सांख्य के प्रवर्तक कपिल मुनि, ये सब आदि लोग जो जन्मभूमि है उन सब की है। चाहे गोस्वामी तुलसीदास हो, चाहे वाल्मीकि कर्मभूमि रही हो, ये सब आपके उत्तर प्रदेश के हैं। तो अगर इनको कहा जाए तो मैं जीवन पर्यंत अगर प्रतिदिन 4 घंटे की भी क्लास लूं, तो उत्तर प्रदेश की भूमि में इतने शहादत देने वाले, इतने महापुरुष, इतने विद्वान हैं कि मैं जीवन पर्यंत अगर पढ़ाता रहूं तो कई जन्म जन्मांतर तक पढ़ाऊं, फिर भी उत्तर प्रदेश में महापुरुषों की कहानी, कथानक को नहीं समाप्त किया जा सकता है। तो ऐसी भूमि को नमन, और हम सब इस भूमि से जुड़े हुए हैं। तो आप सबको भी नमस्कार। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। अब वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।